नमस्कार किसान भाइयों, मैं शैलेंद्र सिंह, प्रसार वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड सीतापुर। आप आज एक YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको मूंगफली की खेती की जो पद्धतियां हैं उस पर हम कैसे अधिक लाभ ले सकते हैं, अधिक उत्पादन ले सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और आप हम जो है इस समय एक मूंगफली के प्रक्षेत्र पर खड़े हैं, जो कि हमारा ये शोध केंद्र है और शोध प्रक्षेत्र है ये। इस पर हम लोग मूंगफली अनुसंधान केंद्र मूंगफली निदेशालय जूनागढ़ गुजरात से जो है इनके सहयोग से, उनके तकनीकी समन्वय से एक यहाँ पे AICRP का सेंटर है, उसी के जो है तहत हम लोग यहाँ पे विभिन्न प्रविष्टियाँ हैं उनका ट्रायल कर रहे हैं। और इन ट्रायल से जो है उन पे हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली जो है कौन सी प्रजाति अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। और उसके अंतर्गत अभी हम इसके आगे की कुछ चर्चाएँ कर लें कि मूंगफली पे हम लोग कैसे कैसे यहाँ पर काम किए हैं जनपद में। तो उस पर बता दूं जो है कि सीतापुर जनपद और इसके आसपास के जितने जनपद हैं, जैसे लखीमपुर खीरी है, उन्नाव है, हरदोई है, ये सब जनपद जो है मूंगफली के खेती के लिए अपने आप में इनका बड़ा नाम हुआ करता था कभी। लेकिन अब इस समय क्या है कि मूंगफली थोड़ा सा सिमट गई है, इसका दायरा सिमट गया, लोग इससे खेती करना कम कर दिए हैं। लेकिन पिछले लगभग पीछे 4-5 साल से जो है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मूंगफली का दायरा, क्योंकि यहाँ का जो है एक ऐसा नाम था कि मूंगफली का पूरा क्षेत्र है ये, और मूंगफली ही यहाँ पे अच्छी पैदा होती है। और सारी चीज़ें जो यहाँ पे इसके कल्टीवेशन के लिए चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो सब यहाँ पे पर्याप्त हैं। जैसे यहाँ की मिट्टी जो है वो बलुई दोमट है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है मूंगफली के लिए, यहाँ की उपज भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे कि मूंगफली यहाँ से धीमे धीमे जो है वो ख़त्म होती गई और जो फसलें हैं वो आती गई हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो है, जो अभी सीतापुर जनपद का जो सबसे अधिक रकबा लिया हुआ है फसल है वो गन्ना है, जो लगभग जो है जितना आपका कल्टीवेटेड लैंड है उसका 60% एरिया जो है एक्वायर्ड बाई शुगर केन यहाँ पर है। तो वो आप यही कह सकते हैं कि जो यहाँ पे अभी इस समय गन्ना का क्षेत्र है वो कभी मूंगफली को हुआ करता था, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मूंगफली होती थी। लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे जो है कि समय पर बीज की प्राप्ति नहीं हो पाई, अच्छे बीज नहीं मिल पाए, कुछ तकनीकी जो है जानकारियाँ किसानों को नहीं मिल पाई, हमारे छुट्टा जानवर कुछ यहाँ से आ गए जो है, जिनकी वजह से जो है मूंगफली यहाँ से लगभग धीमे धीमे वो गायब होती गई। लेकिन हम लगभग पिछले 4-5 साल से जो है मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ गुजरात के सहयोग से यहाँ पर मूंगफली पे रिवाइवल पर फिर से काम कर रहे हैं। और उसका परिणाम आज ये है कि हमारे जनपद में फिर से मूंगफली ने वापसी किया है। और आसपास के जितने जनपद हैं, हमने जो है उन्नाव में भी, हरदोई में भी, लखीमपुर खीरी में भी जो है इसको जो है, जो हमारे किसान इसको बीज को चाहते हैं, आज हमारा सेंटर या कृषि विज्ञान केंद्र ऐसा एक हम लोग इसको बीज हब के रूप में डेवलप कर ले गए हैं कि हमारे आसपास के जितने भी जनपद हैं जिनको भी मूंगफली के बीज की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको सप्लाई कर पाने में सक्षम हैं। तो यहाँ के किसान जो पद्धति अपनाए हैं उसमें हमने 2 पद्धतियों को प्रमोट किया। एक तो ये है जो है कि सोल क्रॉप में, मतलब सोल क्रॉप मतलब जो है कि आपका प्योर मूंगफली होगा, और दूसरा ये है कि हमने जो है इंटरक्रॉप कराया, और वो भी गन्ने के साथ में, क्योंकि गन्ना यहाँ की मुख्य फसल अब बन गई है, गन्ना का एरिया ज़्यादा है और एरिया बढ़ता ही जा रहा है। और जो गन्ने का यहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड है, जो गन्ने की पद्धति है, उसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे ट्रेंच मेथड से लोग गन्ना ज़्यादा करते हैं। तो ट्रेंच में क्या है कि आप किसान भाई जानते होंगे कि एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी लगभग 2.5 से 3 फीट तक होती है। तो ये 2.5 से 3 फीट की दूरी जो है, इस जगह को हम यूज़ करने के लिए जैसे मूंगफली का इंटरक्रॉप करते हैं। तो हमारा ये एक ट्रायल था किसानों के बीच में जो है कि आप इंटरक्रॉप अपनाते हैं या जो है सोल क्रॉप अपनाते हैं। तो उसमें देखने में आया, हम लगातार इसका जो है देखते गए, सर्वे करते गए, तो देखने में आया जो है कि इंटरक्रॉप में इसको लोग ज़्यादा ले रहे हैं। अब जो हमारी यहाँ की फसल गन्ना जो ग्रीष्मकालीन मूंगफली होती है, और ग्रीष्मकालीन बुआई जो गन्ने की होती है उसमें जैसे आपका जनवरी फरवरी में बुआई होती है। फरवरी का जब गन्ने की बुआई है तो फरवरी में भी हम इसमें जो है मूंगफली को, इसको इंटरक्रॉप के रूप में इसको प्रमोट किए हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मूंगफली की फसल लगी हुई है। एक बार आप इसको जूम करके दिखाइएगा, और ये देखिए जो है मूंगफली की बड़ी अच्छी फसल है। और इसमें जो हम इसका बीज से बीज की दूरी रखते हैं वो जो है एक बीज से दूसरी बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं।
और लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखते हैं। और यही जो है दूरी, यही सारी पद्धतियां जो है हम गन्ने में भी लेते हैं। एक बीज से दूसरी बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हुए जो हमारी जो है रीज बनती है गन्ने में, रीज पे हम जो है मूंगफली को लेते हैं। आप जानते होंगे कि मूंगफली की फसल जो है केवल 100 से 110 दिन की फसल है, और इस बीच में जब हम फरवरी में गन्ने की बुआई करते हैं और साथ में जो है मूंगफली की भी बुआई करते हैं, तो लगभग 100 दिन के अंदर जो है मूंगफली आपकी वो जब तक तैयार हो जाती है, इसके हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, उस समय तक आपके गन्ना लगभग जो है ज़मीन से 1 से 1.5 फीट हाइट तक हो जाता है। तो उस समय तक गन्ने में बहुत कम शस्त्र क्रियाएँ होती हैं जो करनी पड़ती हैं, मूंगफली आराम से उसमें चलती रहती है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो हम गन्ने के खेत की तैयारी करते हैं, उसकी जुताई बहुत बड़ी अच्छी करते हैं, बड़ी गहरी करते हैं, जो है उसमें जो इतनी सिंचाई करते हैं, लेबर खर्च जो होता है एक ही खर्च में जो है आपकी मूंगफली भी उसी में हो जाती है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है। हमारा उद्देश्य ये है जो है कि जो हमारे किसानों की इनकम को बढ़ाना है, तो उसका एक ही अल्टरनेटिव ये है जो है कि उनकी लागत को हम कहीं ना कहीं कम कर पाएँ। जब उनकी लागत कम हो जाएगी जो है, तो उनका आय अपने आप बढ़ेगा। और ये चीज़, इसी पद्धति को, इसी जो है मेथड को अपनाते हुए इसको हम इंटरक्रॉप किए गन्ने में, और गन्ने की जितनी भी शस्त्र क्रियाएँ हैं, जो खर्चा है, उसी एक खर्चे में आपको 2 फसल मिल जा रही है, मूंगफली भी और शुगर केन भी। तो आप को बता दूं जो है कि मूंगफली की उपज जो है गन्ने में लगभग जो 1 एकड़ पर क्षेत्र बताऊँ, 1 एकड़ में लगभग 7 से 7.5 कुंटल तक की उपज हमारे किसान भाई पा रहे हैं गन्ने के खेत के साथ में। तो इस समय अगर हम इसके बाज़ार पे जाएं मूंगफली के, तो बाज़ार देखेंगे जो है कि आपका 6,000 से 7,000 रुपये कुंटल है। और आप इस समय आप ऐसे अगर इसकी गणित लगा लीजिए, इकोनॉमिक्स सेट कर लीजिए जो है, तो आप देखेंगे कि जो है लगभग 42,000 से 45,000 तक का जो है इनकम आपको 1 एकड़ से मूंगफली दे रही है। तो निकल के आ रहा है कि जो हमारे गन्ने की लागत है कि 1 एकड़ में गन्ने की लागत कुल मैक्सिमम जो हमारे किसान भाई बताते हैं जो है, वो 35 से 40,000 रुपये या इससे भी कम। अगर इसके ऊपर कोई लगा रहा है तो अधिक खर्च कर रहा है, नहीं तो 30,000 से जो है 35,000 रुपये तक खर्च होता है 1 एकड़ में। और उससे कहीं ज़्यादा उपज मात्र 110 डेज में मूंगफली उनको निकाल के दे रही है, और इससे जो है उनको लगभग 50,000 रुपये तक मिल जाता है मूंगफली से। अब ये क्या है कि आपका जो गन्ना होता है, गन्ना एक तरह से पूरा का पूरा फ्री हो गया। उसकी जो लागत आई है वो 100 डेज में जो है मूंगफली निकाल के वापस कर दी किसानों को। तो ये जो है एक बोनस क्रॉप मिला है हमारे किसानों को। इसको हम गन्ने के साथ साथ जो है हमारे बड़े अच्छे ऐसे किसान हैं जो इसको केले के साथ में भी किए, इंटरक्रॉप किए हैं, लोग अरहर के साथ में इंटरक्रॉप किए हैं। तो अलग अलग जो है मेथड हैं, लोग जो है इसको मक्का के साथ में इंटरक्रॉप किए हैं। तो ऐसी पद्धतियाँ किसान खुद करते हैं, डेवलप करते आए हैं, जो कम खेत में कम जोत में अधिक पैदावार, अधिक फसल को हम कैसे एक समन्वय बना करके उनको ले सकते हैं, जो आपस में जो है कहीं पे कोई कंपटीशन ना हो। सबसे पद्धतियों में जो है हम जब किसी भी दूसरी फसल का चयन करते हैं जो इंटरक्रॉप में लेना है, तो उसमें यह देखना अनिवार्य होता है कहीं से आपके मुख्य फसल पे कोई दुष्प्रभाव न पड़ने पाए। तो इसमें जो है जो हमारे यहाँ किसान हैं, जो यहाँ की मुख्य फसल हमारी गन्ना हो गई, यहाँ का केला हो गया, यहाँ का जो है जो हमारा जलभराव एरिया है वहाँ का मक्का हो गया, 3 फसलों के साथ में इसको इंटरक्रॉप में बड़ा अच्छा किसान हमारे अडॉप्ट किए हैं। हमारी एक सोच ये है कि हम इसको जो हमारे यहाँ सीतापुर में पहले हमारे किसान इसको केवल खरीफ में लेते थे, जो वर्षा ऋतु की फसल होती है, तो वर्षाकालीन मूंगफली को ही यहाँ पे लिया जाता था। लेकिन अब हमारी एक जो है ऐसी सोच बन रही है, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने किसान को साल भर इसको दे पाएँ। आप इसको खरीफ में भी करिए, इसको रबी में भी करिए और जायद में भी करिए। 3 फसल होती हैं अपनी खेती बाड़ी की, और उसमें तीनों सीजन में इसको हम किसान को देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी क्या है, खरीफ में तो हो ही रहा है, और इसको जो है हमारे किसान गर्मी में भी जो आपका जायद की फसल है उसमें भी करने लगे हैं। और अगली बार हमारा प्रयास ये है कि हम जब सरसों की बुआई करते हैं या गेहूं की बुआई करते हैं, जो हमारा रबी का सीजन आता है, रबी में भी जो है इसको हम ले जाएं। रबी में भी ये हमारा जो प्रजाति एक है TG37 ये, तो TG37 ये उसकी खासियत ये है कि उसको आप उसको हार्वेस्ट करिए और फिर से बुआई करिए, फिर से जमती है, और तीनों सीजन चलती है आपका, रबी खरीफ जायद तीनों में चलती है वो।
तो ऐसी ऐसी पद्धतियां हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो किसानों को जो है उनकी आय को दोगुनी करने के लिए, तीन गुनी करने के लिए, ये अच्छी प्रजातियां हैं, अच्छी तकनीक हैं जो हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। जब हम इसके सस्य क्रियाओं पे, इसकी फसल पद्धति पे बात करेंगे तो इसकी जो है, इसका हम खेती मूंगफली कैसे कैसे करते हैं इस पर थोड़ा बात कर लें। तो एक तो ये है कि मूंगफली की जो मुख्य समस्या है वो दीमक होती है। दीमक इसे खेत में लगती है और जो है जो व्हाइट ग्रब है, व्हाइट ग्रब भी इसमें ज़्यादा अटैक करता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम प्रयास ये करेंगे कि हम दवा का जो है सहारा न लेते हुए शुरुआत से ही इसको हम क्योर करके चलें कि हम अपने बीज का शोधन करेंगे। बीज का शोधन जो है बहुत ज़रूरी है। वो जो है तमाम ऐसे ऐसे कल्चर, ऐसे ऐसे जो है राइजोबियम कल्चर है, आपका पीएसबी कल्चर है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो आप जो है इससे सीड का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक बार बीज का शोधन होने पे उसमें जो आपका फंगल इन्फेक्शन होता है या आपके जो है और सारे चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं से दूर हो जाती हैं। आपका जो खर्च आने वाला होता है, जो आप इसके रोग में या कीट में बचाव के लिए आप डालते हैं, वो शुरुआत में अगर हम बीज का शोधन करके बुआई करते हैं तो वो कहीं न कहीं पे बड़ा आपका प्रभाव डालता है, वो बच जाता होता नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हम जब मूंगफली की खेती करने जाते हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जब हम बीज को उसके खोल से अलग करते हैं, मूंगफली का जो पूरा एक फली होता है, फली को जो है बीज जब उसको अलग करेंगे तो उसमें हमको ये प्रयास करना होता है कि जो उसका मूंगफली के ऊपर जो लाल रंग का जो है उसका टेलमा है, उसका जो छिलका होता है, उसको हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वो डैमेज ना होने पाए। जब हमारा लाल छिलका जो है वो कहीं न कहीं पे डैमेज हो जाता है या टूट जाता है या हमारे दाने टूट जाते हैं तो उस बीज में दिखाया जाता है कि जमाव कम हो पाता है, वो बीज जमते नहीं। तो आपका बीज कहीं पे टूटा हुआ ना हो, कहीं पे कोई जो है उस पर कोई रोग ना हो, उसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो और उसका छिलका जो है लाल वाला जो है वो उसके ऊपर पूरा बना रहे। तो बीज की क्वालिटी पे भी ध्यान देंगे और जो है शोधन पे ध्यान देंगे। जब हम खेत में आएंगे तो खेत में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर दोमट मिट्टी है तो दोमट भी ठीक है, लेकिन बलुई दोमट अगर मिट्टी आपकी है तो वो जो है सबसे अच्छी होती है मूंगफली खेती के लिए। और बलुई दोमट जो हमारे जो मैं भी बात किया आपसे कि सीतापुर जनपद या इसके आसपास जो सराउंडिंग जनपद हैं, इनमें जो है बलुई दोमट मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे खेती इसकी अच्छी होती, ज़्यादा होती है। तो इसकी सबसे अच्छी मिट्टी की बात करेंगे तो बलुई दोमट होती है, और अगर दोमट है तो भी चलेगा। और खेत के तैयारी में जो है हमको मिट्टी प्लेट हल से जो है 2-3 बार इसकी जुताई करके इसके घास पात को जो है गर्मी जुताई करके इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बीज के शोधन के साथ साथ जो है मिट्टी का शोधन भी होता है। मिट्टी के शोधन में भी उसको हम अगर जो है गर्मी जुताई कर रहे हैं और जितने हमारे वीड उसमें बाद में उगने वाले होते हैं वो जुताई से कहीं कहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको लेकर के जो है और जो आपका मिट्टी की क्वालिटी है, हम ये बार बार किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप जो है जब भी कोई फसल खेत में लेने जाएं तो एक बार अपने मिट्टी की जांच करा लें कि वास्तव में आपकी मिट्टी में जो तत्व किसी फसल को चाहिए होते हैं वो तत्व है या नहीं है। तो मिट्टी की जांच ज़रूरी है। आप अगर मिट्टी की जांच एक बार करा लेते हैं तो उसका जो है परिणाम आपको 2-3 साल तक वो मिलता है, लगभग वही रिजल्ट रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है, तो किसान भाइयों को कराना चाहिए। जब आपकी मिट्टी की बात हो गई, आपका मिट्टी जो है बलुई दोमट हो आपका जो है, फिर मैं आता हूँ कि बीज का जो बुवाई करते हैं वो दूरी जो है मैंने आपसे पहले बताया कि इसके जो एक बीज से दूसरे बीज की दूरी होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो है वो अलग अलग प्रजाति पे भी डिपेंड करता है। कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो फैलने वाली होती हैं, कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो गुच्छेदार होती हैं। तो इसमें जो है आपको देखने में ये आएगा कि ये लाइन से लाइन की दूरी जो है मैंने 30 सेंटीमीटर रखा है और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा है। तो इसमें यही इसकी जो है स्पेसिंग होता है। और स्पेसिंग में फिर हम जब इसका जमाव देखेंगे, जमाव बड़ा अच्छा है। ये जो है लगभग हमारा जो ये क्यारी आप देख पा रहे होंगे, इसमें लगभग 80 से 90% जमाव हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। जमाव में भी जो मैंने बातें बताई जो है कि आपका अगर बीज की क्वालिटी अच्छी है, आपका जो है बीज शोधन आप किए हुए हैं, आपकी मिट्टी अच्छी है जो इसको चाहिए, और नमी पर्याप्त है। क्योंकि खेत में जो है आप जब बुआई करें उस समय आप ये जो है निश्चित कर लें जो है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी है। नमी जो है वो कहीं न कहीं निर्भर करता है कि आपका बीज जमेगा या नहीं करेगा। अगर आपका मिट्टी आपकी सूखी हुई है तो बीज के जमाव पर उसका असर पड़ता है, जमाव कम होगा। तो नमी होना चाहिए। अब इसमें हम जब
फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र में चूँकि ये है कि ये हमारा जो है मूंगफली दलहन और तिलहन दोनों में आता है। इसको हम तिलहन मानते हैं लेकिन ये दलहन में भी कह सकते हैं, ये दोनों फसल होती है। और इसमें क्या है कि आप जितनी दलहनी फसलें देखते होंगे उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपको कम देनी पड़ती है। तो इसका जो फर्टिलाइज़र का रेट है जो NPK का है वो आपका 30-40-50 है, या उसको जो है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड डोज है वो आपका जो है 30-40-50 इतना आप जो है लेके चलेंगे। और इसको ये बेसल डोज है। और इसके साथ साथ जो है आप जितने भी तिलहनी फसल लेते होंगे, चाहे आपका सरसों है, आपका मूंगफली है, आपका जो है सोयाबीन है, उसमें आप जानते होंगे कि जिप्सम का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप जिप्सम का छिड़काव या जिप्सम का जो है इसमें डोज वो भी स्प्लिट डोज में दे सकते हैं। जिप्सम से इसके जो ऑयल कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है, इसमें जो है तेल की मात्रा बढ़ जाती है और पैदावार भी अच्छी होती है। इसकी जो है जो आपका पोटास और जिप्सम ये इसके जो सीड की क्वालिटी होती है, इसका जो बोल्डनेस होता है उस पर भी प्रभाव डालते हैं। सिंचाई की बात हम करें जो है तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि अभी जो है खेत में पानी लगा हुआ है। उसका कारण क्या है कि जब हमारी फ्लावरिंग स्टेज आती है, जब हमारा फूल निकलता है, तो वो जो है इसका जो हम CRI बात करेंगे, जो क्रिटिकल स्टेज होता है सिंचाई करने का, तो उसमें जो है आपका एक तो ये होता है कि जो हमारे पौधे में जो पेगिंग होता है, जो पेगिंग मतलब जो है कि जो गांठें बनती हैं जब मूंगफली बनने लगती है, उसको बोलते हैं पेगिंग अवस्था। तो पेगिंग अवस्था जो है वो बड़ी ज़रूरी होता है। उस समय आपके खेत में नमी होना चाहिए, उसमें आप सिंचाई एक कर दीजिए। जब आपका फ्लावरिंग होता है उस समय भी जो सिंचाई बहुत ज़रूरी होता है, एक सिंचाई तब भी आपको करनी चाहिए। और लगभग कुल इसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें आपका जो रिक्वायरमेंट होता है पानी का वो निर्भर करता है आपके मौसम पे, लेकिन फिर भी जो है लगभग 3 से 4 पानी लगता है मूंगफली में। तो ये पानी की बात हो गई कि आप जो है आपको पानी कब कब देना है। जब एक गांठ बनेगी तब देना है, जो आपका फ्लावर आएगा तब देना है। एक जब आप हार्वेस्ट करने जाएंगे तो उस समय आपको जो है पानी देना होता है, जो ज़रूरी स्टेज हैं इसके। आप जब इसके बीडिंग की बात करेंगे तो एक तो ये है कि जो आप लाइन से बुआई करते हैं सीड की, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, छिड़काव भी कर देते हैं। तो छिड़काव में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमें जो है सबसे प्रैक्टिस क्रियाएँ करनी होती हैं तो उसमें हम घास पात या बीडिंग जो हमें करनी होती है उसमें कठिनाई आती है। लेकिन जब हम लाइन से करते हैं तो लाइन से देख पाते हैं कि हम उस पर बीडिंग मैनुअली भी अच्छे से कर पाते हैं। और अगर आपके पास कोई कोनो बीडर या कोई इक्विपमेंट ऐसा है जो आप जो है मशीन से करना चाहें तो वो भी बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो बीडिंग में भी इसके कोई लगभग आपको 1 या 2 बीडिंग करनी पड़ती है। और यदि हमारे किसान भाई जो है इस पर जब बीडिंग हो रही हो तो उसी समय जो है गुड़ाई कर दें, गुड़ाई करके जो है पौधे के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। तो मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि जो फलियां होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पौधे की फलियां ऊपर आ जाती हैं, जो आपका जो सतह है सतह से ऊपर फलियां आ जाती हैं, तो उनको जो है वो फलियां जो है अपना विकास नहीं कर पाती हैं। और मिट्टी चढ़ाने के बाद क्या होता है कि पर्याप्त मिट्टी पौधे को मिल जाता है, तो जो फलियां सब मिट्टी के अंदर होती हैं वो जो है उसमें फलियां अधिक डेवलप कर पाती हैं, अधिक पैदावार मिल जाती है। रोग और कीट में क्या है कि इसमें मैंने बताया जो है कि आपका दीमक और जो है वाइट ग्रब इसके मेन हैं। तो इसके रोकथाम के लिए जो है आप शुरुआत में ही इसका बीज का शोधन करिए। और आवश्यकता पड़ने पर अगर कोई ऐसा कीट या कोई ऐसा जो है रोग आपके इसमें देखेंगे कि कैटरपिलर आता है जो इसकी पत्ती को काट देता है, खा जाता है, आपका इसमें स्मेट आता है, आपका इसमें जो है पनामा विल्ट आता है, तो तमाम चीज़ें रोग ऐसे हैं जो कीट हैं जो इसमें आते हैं। लेकिन उसका जो है निदान ऐसे होता है कि आपके खेत में कोई कीड़ा अगर है तो कीड़े की पहचान क्या है, कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, या कोई अगर रोग लगा है तो रोग की पहचान क्या है। आप इसको उचित होगा जो है कि जहाँ पे कोई हमारे किसान भाई इसे खेती कर रहे हैं, आप एक पौधा निकालिए या कोई वीडियो बनाइए या कोई एक अच्छी सी इमेज लीजिए जो आपके आसपास के वैज्ञानिक हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनके पास जाइए और उसको दिखाइए जो है कि हमारे खेत में कौन सी कीड़ा लगा हुआ है, कौन सा रोग लगा हुआ है। ये उसको देख करके अगर इसका जो है उत्तर बताया जाए, उसका समाधान किया जाए तो वो अच्छा होता है। हम कभी कभी जो है अपने किसान भाइयों से एक अनुरोध करेंगे जो है कि जब हम अपने खेत में होते हैं तो किसानों को दिखता है कि हमारी फसल की पत्तियाँ कट रही हैं, कोई कीड़ा इस पर लगा हुआ है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि फसल की पत्तियाँ कुछ कटी हुई हैं,
तो इस पे जो है मैं इनको बता दूं कि एक इल्ली होती है, वो जो है इन पौधों पे रहती है, पौधों पे चलती है, उसके पत्तियों को खाती है और इससे हमारे किसान थोड़ा भयभीत हो जाते हैं कि हमारे पूरे फसल को चौपट कर जाएगी, हमारी फसल की सब पत्तियां खा जाएंगी, हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जो है कि ये इल्ली, इसको मारने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके अंडे जो होते हैं, ये अंडे देती है और इसके अंडे जो होते हैं वो पत्ती की सतह पे यहाँ पे नीचे होते हैं और जो हम छिड़काव करते हैं जो है तो वो ऊपर ऊपर से छिड़काव होता है, नीचे जो उसके अंडे होते हैं उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता और वो इल्ली फिर से बन जाती हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम बहुत सारा अपना खर्च बढ़ा देते हैं, उससे हमारी लागत बढ़ जाती है और इनकम हमारी कम हो पाती है। हमारे किसानों को करना क्या है जो है कि उससे बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं होना है। ये इल्लियाँ जो हैं, जो कुछ इल्ली ऐसी हैं जो आपको ज़्यादा खास नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, वो एक दो बारिश अगर होती है तो बारिश में अपने आप स्वतः ही ख़त्म हो जाती हैं। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा रसायन का या केमिकल का प्रयोग करके उसको मारने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमारा खर्चा ही बढ़ता है। बाकी जो है वो मैं बता दूं जो है कि इन इल्लियों से या इनके जो पत्ती काटने से आपकी उपज पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, उपज आपका जितना मिलना है उतना ही मिलता है। तो इसके लिए हमारे किसान बहुत ज़्यादा परेशान ना हो और वो जब एक दो बारिश हो जाएगी तो इल्लियाँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। रही बात, मैं जब इसके बाज़ार पे आ जाता हूँ कि उसकी उपज के बाद जो है हम बाज़ार व्यवस्था कैसे मैनेज करें, तो एक तो ये है जो है कि हम इसको कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे आसपास जिन जनपद हैं, जहाँ जहाँ इसको हम प्रमोट करते हैं, फैलाते हैं, बताते हैं लोगों को, तो हम बीज के रूप में जो है मूंगफली को खुद लेते हैं और उसमें जो है जब हम बीज के रूप में बायबैक करते हैं इस अपने उत्पादन को जो है, तो उनके साथ हम कुछ शर्तें रखते हैं कि आपका जो मूंगफली की फसल है, जो प्रजाति है, उसमें कहीं से भी कोई मिलावट या कोई कंटामिनेशन ना होने पाए। जो इसकी जो एक सीड डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया है, उसको उस मानक को पूरा करते हुए जो है हम बीज बनाते हैं और उसको फिर बायबैक करते हैं, किसान से लेते हैं और फिर उसको हम जो है अपने यहाँ से उसको हम फिर से जो इच्छुक किसानों को देते हैं। तो अगर किसान जो है इसको मंडी पे बेचते हैं तो मंडी में भी इसका रेट अच्छा है, लेकिन जब हम बीज में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीज का रेट ज़्यादा होता है। तो बीज शोधन से और जो है बीज की पैदावार करके भी जो है हमारे किसान अच्छी अपना एक कीमत ले सकते हैं। और साथ साथ में जो इसके जब हम वैल्यू एडिशन पे आ जाएंगे तो वैल्यू एडिशन में देखेंगे जो है कि मूंगफली के ऐसे बहुत सारी उत्पाद हैं आपके बाज़ार में जो हम इस पे काम कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम जो है गुड़ के साथ चिक्की बनाते हैं, चिक्की में जो है मूंगफली का खास उपयोग होता है। तो उसमें अगर आपके दाने में मिठास अच्छी है, आपका दाने क्वालिटी अच्छी है जो है, तो वो जो है आप उसमें ले सकते हैं। मूंगफली के जो है दूध पे भी काम होता है, मूंगफली का दूध बन जाता है। हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक जो होम साइंटिस्ट हैं वो मूंगफली के दूध पे जो है काम की थी और इस पे दूध पे भी फिर से और सोच चल रहा है कि इसको हम कैसे और अच्छा जो है बना पाएँ। मूंगफली के जो है गुड़ में उपयोग होता है, गुड़ में अगर इसके दाने को मिला दीजिए तो इसका जो है बड़ा अच्छा जो इसका टेस्ट है बढ़ जाता है। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मूंगफली, अगर इसको हम वैल्यू एडिशन पे बात करें तो इसका जो है तमाम उत्पाद हैं जिसको हम बढ़ा सकते हैं। आप देखते होंगे जो है कि जो हमारे फुटकर विक्रेता होते हैं जो मूंगफली की बिक्री करते हैं, जब हम ठंडियों में मूंगफली खाते हैं तो बड़ी इसमें डिमांड होती है मूंगफली की। तो जो ठेले पे बेचने वाला एक हमारा छोटा सा जो है विक्रेता होता है, उससे अगर आप कभी उसके आय और लागत उस पर जो है बात करिए कि उसका इकोनॉमिक्स क्या है, कितने पे खरीदता है, कितने में बेचता है, तो आप देख पाएंगे कि मूंगफली का बाज़ार जो है वो बड़ा अच्छा है। हम अगर इसको किसान से जो है 40-45 रुपया किलो ले रहे हैं, तो जो हम ठेले से खरीद खाते हैं उसको आप देखते होंगे जो है उसका रेट कहाँ पे होता है, जस्ट डबल होता है। तो इसको हम किन किन तरीके से इसके रेट को हम बढ़ा सकते हैं, इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उस पर भी नज़र डालना पड़ता है। और साथ ही साथ जो है ऐसी प्रजातियों का चयन हमें करना पड़ेगा जो किसान मूंगफली की खेती पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये हमारा सुझाव रहेगा कि जो आपका चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चयन में क्या है कि जो है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र के लिए रिकमेंडेड नहीं है, तो उसको बोने पे क्या होता है कि हमारी फसल तो बड़ी अच्छी दिखती है लेकिन उसके नीचे जो आपकी फलियां बनने वाली हैं, फलियां कम बनती हैं। तो जो आपके उत्तर प्रदेश के लिए या जो आपके लोकल में जो आपको जिसको आजमा चुके हैं, जो यहाँ के लिए जो है संस्तुत प्रजातियाँ हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उसकी ही बुआई करें। क्योंकि कई बार हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं किसानों के यहाँ पे तो देखने में आता है कि आपने उन प्रजातियों की बुआई कर दी जो यहाँ के लिए रिकमेंड ही नहीं है।
तो आपकी पैदावार नहीं हो पाती है। तो चयन बड़ा जो है मायने रखता है कि आप बीज कौन सा ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ में जो है हम अपनी बात कहीं विराम देते हैं। और जब भी कभी मूंगफली की खेती पे जो है इसके बीज पे या किसी अन्य विषय पे भी मूंगफली से जुड़ा हुआ आपको बात करना हो तो आप हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र पर, मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। मेरा नंबर है 7376905268। आप कभी भी, आपका स्वागत है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।